हेलो। कैसे हैं बच्चों आप लोग? एकदम ओके। क्लासेस अच्छी चल रही है ना? क्लासेस को थोड़ा और अच्छे से मेहनत कीजिए, जिससे कि आपका जो सफलता है ना, परिणाम है, बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। एक्चुअली में क्या है बच्चों, समय समय एक ऐसी चीज है जिसके पास खुद ही समय नहीं है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए समय की कद्र कीजिए और समय के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए। स्टडी, क्योंकि सफलता की जो मेन कुंजी है ना, वो है मेहनत। यानी मेहनत भी आप इतनी खामोशी से कीजिए कि एक दिन आपकी सफलता शोर मचा दे। बच्चों, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता एक दिन आपकी शोर मचा दे। समय को इस प्रकार से मेंटेन कीजिए कि हमें दोबारा समय लेने की आवश्यकता ही ना हो। अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए ना, तो कामयाबी एक दिन मुकद्दर बन जाएगा। तो बच्चों आइए, हम आज की क्लासेस में आपको केमिस्ट्री बाय रमन सर क्लासेस जो है उसमें आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम पुनः आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत फ्यूल सेल, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे यहाँ ईंधन सेल बोलते हैं इसको। आखिर ये फ्यूल सेल क्या होती है, इसका क्या यूजेज है, हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों, होता था क्या, पहले हम क्या करते थे कि जो ईंधन की जो रासायनिक ऊर्जा थी, उसे सबसे पहले हम क्या करते, ईंधन को उसका चारण करते थे। फिर उससे हम ऊष्मा प्राप्त करते थे, ऊष्मा से फिर भाप प्राप्त करते थे, उस भाप से हमारे टरबाइन चलाए जाते थे। तब उस टरबाइन से जनरेटर के थ्रू हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर पा रहे थे। लेकिन बच्चों, ये प्रोसेस काफी महंगी पड़ रही थी और इतनी इसकी दक्षता भी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों का विचार इस ओर गया कि हम एक ऐसी सेल बनाएं, इसकी सहायता से जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा होती है उसे हम सीधे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको ईंधन सेल की परिभाषा और उसके डायग्राम से परिचय कराएं। ईंधन सेल किसे कहते हैं? अपन बोलेंगे वह सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, उस सेल को हम लोग ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल की दक्षता काफी अधिक होती है, लगभग 75% इसकी कैपेसिटी एंड दक्षता होती है। और जो ईंधन सेल है ना हमारी, उससे पहले हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ करती थी, उससे थोड़ा चेंज अलग है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप देख रहे थे कि उसमें जो धातु ली थी उसी के अकॉर्डिंग विद्युत अपघट लिया जाता था। जैसे जिंक की प्लेट थी तो उसमें हमने जिंक सल्फेट भरा था, कॉपर की प्लेट थी तो उसमें कॉपर सल्फेट भरा था। लेकिन ईंधन सेल में ऐसा नहीं होता है। ईंधन सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी धातु का ऑक्सीकरण नहीं होता, बल्कि उस सेल में जो गैस ईंधन के रूप में ली जाती है उसका ऑक्सीकरण होता है। और दहन के लिए आवश्यक इसमें O2 को प्रभावित किया जाता है, ऑक्सीजन को प्रभावित किया जाता है, इस पर जो कैथोड पर जाकर के रिडक्शन करती है। तो सबसे पहले बच्चों, आप ईंधन सेल को थोड़ा देख लें। डायग्राम आपको हमारा दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं एक तरफ से हम लोग O2 इधर से भेज रहे हैं और H2 इधर से भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए, जिस पर देखें आप PT
इधर भी Pd लिखा है और इधर भी Pd लिखा है। Pd बोले तो प्लेटिनम का वायर है, ये वायर को इससे इलेक्ट्रॉनों से लपेट दिया गया है और ये जो वायर है एक्ट एज ए कैटलिस्ट, अर्थात एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें H2 गैस जिधर से प्रवाहित की जाती है वो इलेक्ट्रोड हमारा एनोड की तरह कार्य करता है और जिस साइड से हम ऑक्सीजन भेजते हैं वो इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड की तरह कार्य करता है। एक्चुअल आप जानते हैं कि एनोड पर होने वाली क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है और कैथोड पर होने वाली क्रिया रिडक्शन यानी अपचयन कहलाती है। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें जो और ये जो दोनों रॉड्स है ना, अम्लीय या क्षारीय जल में डिजॉल्व रहते हैं, जो कि एक तरह से एज ए विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करता है। तो सुने बच्चों, सबसे पहले इसकी परिभाषा, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ बोर्ड पढ़ रहे होंगे, वह सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल में आप देख रहे हैं कि इसमें हम मुख्य रूप से H2 और O2 का यूज करते हैं। इसके अकॉर्डिंग इस सेल का जो नेम है वो H2O2 ईंधन सेल हो गया। इस सेल की कार्यप्रणाली में हम ये पढ़ते हैं कि इसमें दो शरंध्र कार्बन की छड़ें लगी होती हैं। आप देख रहे हैं ये छड़ और ये छड़ दोनों ही कार्बन की छड़ें बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ ग्रेफाइट लिखा है, तो ग्रेफाइट भी एक कार्बन का अपर रूप है और इन छड़ों के चारों तरफ हम ये प्लेटिनम का वायर लपेट देते हैं। ये वायर है वो हमारा एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य करता है। और यहाँ देख रहे हैं इधर से हम H2 गैस को प्रवाहित करेंगे तो ये देखो एनोड वाला सिरा है, तो यहाँ H2 का क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। उधर आप देखेंगे O2 को हम क्या कर रहे हैं, कैथोड की तरफ से भेज रहे हैं। तो कैथोड की तरफ से भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा और इसे हम अपचयन की क्रिया कहते हैं। फिर इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन संपूर्ण सेल रिएक्शन होती है, जिसके थ्रू हमारी जो ईंधन की केमिकल एनर्जी है कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके थ्रू हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है वो मोर कैप स्टेबल होती है, यानी 75% दक्षता की एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों एक बार आप सबसे पहले तो क्या कर लें, जो हमारा डायग्राम बना है उस डायग्राम को तरीके से बना लें। तो बच्चों ये हमारी जो फ्यूल सेल है वो फ्यूल सेल हमारे लिए इतनी यूजफुल है कि आपको पता होना चाहिए कि इस सेल का उपयोग चंद्रमा पर उतरने वाले जो अपोलो अंतरिक्ष यान था उसमें इस सेल का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। और इस सेल की सबसे बड़ी मेन विशेषता तो ये है कि ये सेल पॉल्यूशन रहित है, यानी इस सेल का उपयोग करने से हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। और जो हमें पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक खर्चीली मेथड का उपयोग करना पड़ रहा था और उसकी दक्षता भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब हमने ये हमारी ईंधन सेल है इसका हमें जब उपयोग किया तो ये पाया कि यार ये सेल तो ऐसी सेल है इसमें खर्चा भी कम है, प्रदूषण भी नहीं हो रहा है, दक्षता भी बहुत ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत जल्दी प्राप्त कर रहे हैं।
जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी थी उसको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने हमारी जो फ्यूल सेल है उसके डायग्राम को नोट कर लिया, देख लिया, समझ लिया। अब आप उसको थोड़ा लिखें भी तरीके से। किस प्रकार से लिखेंगे, देखो मैं बोलूँगा, आपको रिटर्न करना है। वह शेल जिसमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, उस शेल को हम ईंधन सेल कहते हैं। इस प्रकार की जो सेल है ना, वो ईंधन की लगभग 74% रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अब आपको ये नोट करने के बाद इसकी संरचना भी आपको आना चाहिए। तो आपने क्या देखा था कि जो ईंधन सेल थे उसमें कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं। एक तरफ से हम ऑक्सीजन को प्रवाहित कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम हाइड्रोजन को प्रवाहित कर रहे हैं, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड हमारे एसिडिक या बेसिक जल में शिफ्टेड किए गए हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर एनोड है उधर से हम लोग हाइड्रोजन को प्रवाहित कर रहे हैं, और जिधर से हमारा कैथोड है उधर से हम लोग ऑक्सीजन को प्रवाहित कर रहे हैं। तो देखें बच्चों, आप लोग एक बार पुनः, ईंधन सेल क्या होता है? वह शेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ईंधन सेल या फ्यूल सेल कहलाता है। तो बच्चों देखो, अभी तक आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ी, उसके बाद अपन को ईंधन सेल पढ़ने का मौका मिल रहा है। ईंधन सेल की एक सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इस सेल में किसी धातु का इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन जिसका इलेक्ट्रोड बना होता है उसका ऑक्सीकरण नहीं होता, बल्कि ऑक्सीकरण तो इसमें जो ईंधन लिया गया है, जैसे हाइड्रोजन गैस ली गई है, उसका ऑक्सीकरण होगा। और जो ऑक्सीजन है वो एक दहन में सपोर्टिंग का कार्य करती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी क्या होने लगता है, और रिडक्शन की क्रिया होने लगती है। तो बच्चों, वे सेल जिसमें हम ईंधन के रूप में एज ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, मेथेनॉल, इन सब का यूज करते हैं, जिनकी रासायनिक ऊर्जा से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं, तब इस प्रकार की सेलों को हम लोग ईंधन सेल कहते हैं। तो ईंधन सेल की जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से होती है, आप देखें। सबसे पहले आप देखेंगे एनोड प्रक्रिया। तो आप डायग्राम में देख रहे थे कि एनोड की तरफ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहे थे। आप ये जानते हैं कि एनोड पर जो क्रिया होती है ना, उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण। और आप ये भी जानते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी अभिक्रिया में से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारी हाइड्रोजन गैसेस है वो गैस फॉर्म में है। जैसे ही ये हमारी एनोड पे जाएगी तो एनोड पे जाते ही क्या कर देगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए। देखिए, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होंगे तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो आयंस फॉर्म में आ जाएगी। किस फॉर्म में आ जाएगी? आयंस फॉर्म में, जिसे अपन लोग एक्वा या जलीय विलयन में ये हाइड्रोजन आयंस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब होता क्या है, जब ऑक्सीकरण हो रहा है किसी सेल में तो रिडक्शन भी होगा। तो यहाँ देखें कैथोड पे क्रिया, कैथोड पे जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन।
या इसको हिंदी में बोलते हैं अपन लोग अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है, आपने पढ़ा है पहले से, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना सीधा सीधा रिडक्शन या अपचयन कहलाता है। यहाँ देख रहे हैं हमारी जो ऑक्सीजन है O2 फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। जैसे इसे हम लोग उस सेल में कैथोड की तरफ से प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि ये O2 है ना, एक्चुअल में देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुए थे। ये देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुए और इस ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेप्ट यानी ग्रहण कर लिए और जो हाइड्रो आयंस था उसमें वाटर में, उसको ये ग्रहण करने के बाद कन्वर्टेड इनटू द वाटर, ये हमारा वाटर में कन्वर्टेड हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे थे कि एनोड पर जो हाइड्रोजन गैस थी उसका ऑक्सीडेशन होने पर हाइड्रोजन आयंस फॉर्म होते हैं, जबकि कैथोड पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन थी उसने हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स और इन 4 हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट यानी ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद ये कन्वर्टेड इनटू वाटर में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ बच्चों आपने क्या देखा कि एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ है और कैथोड पर ये हमारा रिडक्शन यानी अपचयन हुआ है। अब आप देखेंगे कि संपूर्ण एनोड पे भी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे भी हो रही है। तो अब लिखे हैं अपन लोग संपूर्ण शेल अभिक्रिया। तो संपूर्ण शेल अभिक्रिया में देखें अपन लोग ये 2H2 प्लस O2 कर दिया अपन ने। जब H2 के 4 मॉलिक्यूल यानी 4 एटम्स हो गए तो यहाँ 2H2 बन गया। ये भी हमारा क्या बना, वाटर बना। इस प्रकार से बच्चों जो हमारी ईंधन सेल है उसमें इस प्रकार से रिएक्शंस होती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, किसका होता है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का। और कैथोड पर रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का। यहाँ पर जो ऑक्सीकरण और रिडक्शन होने की प्रोसेस है वो किसी मेटल की ना होते हुए जिस फ्यूल का अपन उपयोग कर रहे हैं, एक पहले हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन्हीं का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। तो बच्चों इस रिएक्शन को भी आप विधिवत और अच्छे से नोट कर लें। तो बच्चों आप ईंधन सेल में हमें इसकी विशेषता और बताते हैं। विशेष विशेषता, इस सेल की जो मुख्य विशेषता यह है कि यदि इसमें आप ईंधन को कंटिन्यूअस रूप से फ्लो कराते रहे, अर्थात इस सेल में हम ऑक्सीजन और O2 को लगातार प्रवाहित कराते रहे, तो ये ईंधन सेल हमें लगातार रूप से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कराती रहती है। यानी जब तक आप इसमें ईंधन को भेजते रहेंगे तब तक हमें इस सेल से लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती रहती है। और बच्चों इसमें ये भी देखा गया है कि ये सेल इतनी यूजेबल सेल है कि अंतरिक्ष यान तक इसकी सपोर्ट हुई है। कौन सा वाला अंतरिक्ष यान हुआ था, अपोलो का। अरे भाइयों इससे पहले तो हमें काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था। ईंधन की केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे थे। जब ये सेल प्राप्त हुई तो हमें कन्वर्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई और हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू इस सेल की जो केमिकल एनर्जी थी उसे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और इस सेल में क्या रहता है, आपने एक चीज़ देखी होगी, इस सेल में जो हमारा मैटर है ना, पदार्थ, उसकी तीनों अवस्थाओं का यूज किया गया है। जैसे आपने देखा इसमें जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड वो तो हमारे कार्बन के होते हैं। तो कार्बन की स्टेट कैसी होती है, सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट का भी यूज हुआ है। दूसरी बात देखेंगे इसमें जो अम्लीय क्षारीय जल भरा है, तो वो अम्लीय है और क्षारीय जो वाटर है वो हमारा किस फॉर्म में है,
लिक्विड फॉर्म में है, यानी हमको सॉलिड अवस्था का भी इसमें फॉलो कराना है, लिक्विड अवस्था का भी इसमें फॉलो कराना है। तीसरी बात आती है इसमें जिस फ्यूल का यूज करते हैं हम लोग, वो फ्यूल हमारा H2 और O2 गैसेस होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस सेल में हमने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट, तीनों स्टेट को फॉलो कराया है, जो कि एक बहुत ही सेंसियर और तकनीकी डिफिकल्टी रहती है, जिसे हम लोग मेंटेन कराते हैं और केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमने इस सेल से प्राप्त कर ली, और ये जो सेल है एक ऐसी सेल है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधा सीधा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इसकी स्टडी करना है और आपको बहुत मन लगा के पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक मन लगेगा तभी तक स्टडी सपोर्टिंग करती है। आपको जब नींद आ रहा है तब सो जाइए, जब नींद खुल जाए तब पढ़ना चालू कर दीजिए, ऐसा ही होता है। क्योंकि आपने स्टडी कीजिए, शिक्षा शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसकी सहायता से आप दुनिया को बदल सकते हो, और शिक्षा हमें तभी प्राप्त होगी जब हम बहुत ही लगनशील और मेहनत से शिक्षा प्राप्त करें। तो आप देख रहे हैं मेहनत की, मैंने बताया था आपको, मेहनत की ये स्थिति है कि मेहनत आप इतनी खामोशी से कीजिए, खामोशी तो नाटम प्राप्त होती है हमको, मेहनत आप इतनी खामोशी से कीजिए कि तुम्हारी सफलता एक दिन शोर मचा दे। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसी के चर्चे होने लगते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो पोस्टर प्रणाली हो, चाहे वो आई टू आई, चाहे वो ईयर टू ईयर कनेक्शन हो। इन सभी में आप देखते हैं कि सफलता का और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, क्योंकि अनुशासन सफलता की पहली कुंजी है। जब आपके अंदर अनुशासन होगा तो सफलता बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। जब अनुशासन होगा तो आपकी पढ़ाई मन लगेगा, पढ़ाई मन लगेगा तो आप बहुत तरीके से स्टडी करेंगे। अभी आपके पास समय है और उस समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग करें, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप तो क्या, समय के पास भी खुद इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए बच्चों, और मैंने एक बात और बताई थी, अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए, पढ़ना लिखना आपका आदत बन जाए, तो कामयाबी एक दिन मुकद्दर भी बन जाएगी। कहते हैं कि उसका तो मुकद्दर में लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि अपन ने पहले भी पढ़ा है, जब तक आप अच्छी मेहनत नहीं करेंगे तब तक मुकद्दर भी अपनी सपोर्ट नहीं करता। इसलिए आपने पढ़ा होगा, ईशान विद्यान तपुन दानम ज्ञानम न शीलम गुणधर्मा ते मृत्यु लोके भूल भार भूता मृगाश्चरन्ति। अर्थात ईशान विद्या, न जिनके पास विद्या है न ज्ञान है, ईशान विद्या न तपो न दानम, न तप है न दान है, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। तो आप समझ सकते हो ते धरती पर किस प्रकार से विचरण कर रहे हैं। इसलिए चेंजिंग इन द बिहेवियर इज कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन का जो मुख्य मुद्दा है या फंडामेंटल इसका जो बेस है वो है चेंजिंग इन द बिहेवियर। तो हमको अपने बिहेवियर में भी चेंजिंग लाना। तो आप बच्चों इसको, यदि जो बच्चे लिख रहे हैं उसको भी नोट कर लें। इसके बाद आपको हम जो फ्यूल सेल है उसकी कुछ विशेषताएं बताएंगे, नोट कर लें। तो बच्चों आपने जो ईंधन सेल के बारे में डिटेल से स्टडी कर ली है, अब हम थोड़ा ये भी स्टडी करते हैं कि ये ईंधन सेल की क्या क्या एक तरह से अपन एडवांटेज या विशेषताएं हैं। एक्चुअल में कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है, कोई 2 नंबर में ही आ जाता है तो यही पूछता है कि राइट द एडवांटेज ऑफ द फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल की क्या क्या विशेषता है
तो आप देखेंगे कि सबसे पहली जो विशेषता इसकी तो ये है प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली। प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली। इस पॉइंट का मतलब ये रहता है कि ईंधन सेल के उपयोग करने से किसी भी प्रकार का हानिकारक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। अर्थात ईंधन सेल के उपयोग करने से कोई जब हानिकारक पदार्थ ही प्राप्त नहीं होता है तो कोई भी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता है। अर्थात ये सेल इतनी अच्छी सेल है कि ये टोटली रूप से पॉल्यूशन लेस है, यानी किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। तो बच्चों यदि आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि इस सेल के उपयोग से कोई भी हानिकारक पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए यह सेल किसी भी प्रकार के प्रदूषण से युक्त नहीं होती बल्कि प्रदूषण रहित होती है और हमें इसकी सहायता से प्रदूषण संबंधी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। दूसरी बात देखें आप, दूसरी पॉइंट रहता है उच्च दक्षता। उच्च दक्षता का मतलब ये रहता है बच्चों कि इस सेल के उपयोग करने से हम ये देखते हैं कि इस सेल की जो दक्षता है वो लगभग 70 से 75% होती है, जो कि जो अदर सेल होते हैं, जो अदर सेल परंपरागत जो सेल है उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या चीज़ है अपन लोग कि इस सेल की जो दक्षता है वो लगभग 70 से 75% होती है, जो कि हमारी जो अन्य परंपरागत सेल होती हैं उनकी अपेक्षा क्या रहती है, ये बहुत अधिक होती है। यानी कितना है, 70 से 75% इसकी दक्षता होती है, और जो कि हमारी अन्य सेल हैं उनकी तुलना बहुत ज़्यादा होती है। अब बच्चों आपको बात करते हैं अपन लोग तीसरे पॉइंट की, जिसमें आता है अपना ऊर्जा का सतत स्रोत। ऊर्जा का सतत स्रोत। तो सतत स्रोत का मतलब जानते हैं अपन लोग क्या है, कंटिन्यूसली, लगातार रूप से। अगर इन सेलों को हम लगातार फ्यूल उपलब्ध कराते रहे, क्या उपलब्ध करा, फ्यूल्स। तो इस सेल में हम फ्यूल ग्रुप में क्या यूज कर रहे हैं, एज ए हाइड्रोजन भी यूज किया है, ऑक्सीजन भी यूज किया है। अगर हम इन सेल को ये दोनों चीजें बराबर मात्रा में लगातार उपलब्ध कराते रहे तो ये सेल हमें लगातार विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप ये सीखे कि जो हमारी फ्यूल सेल होती है उसके मुख्य रूप से 3 एडवांटेज या कैरेक्टर आपके सामने दिखाए गए हैं। फर्स्ट आप फिर से देखेंगे, नंबर 1 क्या लिखा है, प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली। अर्थात इस सेल का उपयोग करने से किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, जिससे हमें प्रदूषण संबंधी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, हायर कैपेसिटी, उच्च दक्षता। यानी इस सेल के उपयोग से क्या होता है, इस सेल की दक्षता इतनी ज़्यादा होती है कि जितने भी हमारे परंपरागत सेल उनकी तुलना में 70 से 75% तक दक्षता वाली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमको करा दी। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, ऊर्जा का सतत स्रोत, यानी लगातार स्रोत है। ये ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है, यदि इस सेल में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लगातार रूप से प्रवाहित कराते रहें तो ये हमको लगातार ही विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराती रहती है। तो बच्चों इतनी अच्छी सेल है
तो क्यों ना आप भी भविष्य में साइंटिस्ट बन करके इस प्रकार की सेलों का एक रिसर्च करें। इसकी सहायता से हमारा जो क्लाइमेट डिस्टर्ब हो रहा है उसको भी सपोर्टिंग मिले और विभिन्न प्रकार की क्लाइमेट संबंधी जो अनियमितता आ रही है उनसे बच जाओगे। क्योंकि ये तो पक्का है, आप में से कई साइंटिस्ट बनेंगे, कई डॉक्टर्स बनेंगे। तो साइंटिस्ट बनिए ना, जिससे हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल हो। डॉक्टर ही बन जाएंगे तो बहुत भी अच्छा है। तो बच्चों, ये हमारी जो ईंधन सेल की विशेषता है उसको एक बार आप नोट कर लें और फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों, देखा आपने, ईंधन सेल की स्टडी कर ली, एनोड पर होने वाली क्रिया पढ़ ली, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन की स्टडी की, और जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया है उसकी भी स्टडी कर ली। इसकी हमने कार्य प्रणाली की स्टडी की है। और तो और इसका आपने देखा था कि इसकी कुछ विशेषताएं थी जिसकी वजह से ये सेल मोर यूजफुल थी। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं, सुख दुख, अच्छाई बुराई, आना जाना, सरल कठिन, तो जब किसी चीज के यदि एडवांटेज है तो उसका हल्का फुल्का डिसएडवांटेज अवश्य होता है। उसी प्रकार से बच्चों, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब हम ईंधन सेल का निर्माण करते हैं तो उसमें हमको काफी या कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। तो वे कठिनाइयाँ ऐसी कौन कौन सी हैं जिनका भी हम अच्छे से स्टडी कर लें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने हेडिंग बना के रखी है कि ईंधन सेल के निर्माण में आने वाली कठिनाइयाँ क्या क्या होती हैं। तो बच्चों, देखा था आपने कि इसमें हम ईंधन के रूप में गैसों का उपयोग कर रहे थे। तो पहला पॉइंट यही आया है कि जो गैसीय ईंधन है, क्या है, ये गैसीय जो ईंधन है इसको हम लो टेम्परेचर यानी कम ताप और हाई प्रेशर, कम ताप और उच्च दाब पर एकत्रित करके रखना काफी कठिन होता है। तो पहली हमारी डिफिकल्टी यही आई कि जो गैसीय ईंधन है उसको हम कम ताप यानी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर स्टोर करके रखना काफ़ी कठिनाई होती है। तो ये हमारी पहली कठिनाई हो गई। यानी आप क्या सीखे बच्चों, इस सेल में प्रयुक्त होने वाले ईंधन अर्थात गैसों को कम ताप और उच्च दाब पर एकत्र करके रखना काफ़ी कठिन होता है। दूसरा पॉइंट आप देखें, पहला पॉइंट हो गया अपना। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, इस सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उस पर एक वायर लगाया था अपन ने, एक वायर को लपेटा था। वो वायर किसका बना था, प्लेटिनम का। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें प्रयुक्त होने वाला जो उत्प्रेरक है, जैसे पेटी यानी प्लेटिनम, एजी यानी सिल्वर, पीबी यानी लेड, ये अत्यंत महंगे होते हैं। और जब किसी सेल में हम कॉस्टली या महंगे कैटलिस्ट लगाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से नुकसान होता है। तो बच्चों, दूसरी कठिनाई क्या आई, इस सेल में प्रयुक्त जो उत्प्रेरक हैं, जैसे हमारा प्लेटिनम का वायर था, यदि हम इसके अलावा सिल्वर और लेड का यूज करें तो वो हमको काफ़ी महंगे पड़ते हैं। दूसरी बात कंप्लीट। तीसरी पॉइंट देखेंगे, इस सेल की इसकी तो क्या, किसी भी सेल की बात करें तो सेल की जो दक्षता होती है वो थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक रूप से 90% होती है। किंतु हमने इस सेल की दक्षता देखी तो वे कितनी आ रही थी, 70 से 75% प्राप्त होती है।
तो ये भी इसकी एक डिफिकल्टी या कठिनाई मान सकती है। क्या सीख रहे हैं अपन लोग कि सेल की सैद्धांतिक दक्षता जो है वो लगभग 90% होती है, किंतु इस सेल की जो दक्षता है वो हमको 70 से 75% प्राप्त होती है, जो कि कम है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हाँ बच्चों, इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखें आप लोग। तीनों प्रावस्थाओं, तीनों प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। दूसरी बात, इसमें जो विद्युत अपघट्ट भरा होता है वो हमारा क्या रहता है? अम्लीय या क्षारीय जल रहता है, जो कि लिक्विड अवस्था में रहता है। और तीसरी बात रहती है कि इसमें जो हम ईंधन भेजते हैं वो हमारा गैसीय फॉर्म में रहते हैं। तो आप क्या समझे, इस सेल में हमारे पदार्थ की तीनों अवस्थाएं फॉलो होती हैं। तो यहाँ अपन बता रहे हैं कि तीनों प्रावस्थाओं को ठीक ढंग से संपर्क में रखने में टेक्निकल प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, यानी तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने आज ईंधन सेल सटीक रूप से स्टडी कर ही ली, और हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ईंधन सेल को अच्छे से तैयार कर लें, जिससे कि आने वाली परीक्षा में और आने वाले जीवन में हम अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकें। जैसा कि बच्चों आप इस सेल में पढ़ रहे थे कि ईंधन सेल की जो सैद्धांतिक दक्षता है वो हमारी 70 से 75% प्राप्त होती है। अब हम आपको ईंधन सेल की जो दक्षता कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है उससे भी हम आपको परिचय कराते हैं। तो बच्चों आप देखें कि ईंधन सेल की जो सैद्धांतिक दक्षता होती है उसे हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। दक्षता बराबर दक्षता इक्वल होता है डेल जी अपॉन डेल एच, इंटू में 100 रहता है। जहां पर आप, जैसा कि पिछली कक्षा में आपने अध्ययन किया होगा कि डेल जी इक्वल होता है मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। और आपका जो डेल एच है, डेल एच बराबर होता है एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन। ये दोनों वर्ड्स हैं वो आपके लिए नए नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने स्टडी तो की होगी। इसको दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूँ कि आखिर हम डेल जी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को पढ़ने से पहले हमको मुक्त ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए। आपने पढ़ा है किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह उपयोगी मात्रा जिसे उपयोगी कार्य में लगाया जा सके। किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा जिसे उपयोगी कार्य में लगाया जा सकता है मुक्त ऊर्जा कहलाती है। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंटेड बाय एच, यदि एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी को हम इस प्रकार से नोट करते हैं, H इक्वल U प्लस पी भी। यहाँ U क्या है? इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। तो अपन कह सकते हैं किसी तंत्र की एंथैल्पी उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा U तथा दाब P व आयतन V के गुणनफल के योग के बराबर होती है। अर्थात H इक्वल क्या होता है? U प्लस पी भी।
तो आपको मैंने डेल जी और डेल एच दोनों को इंडिकेट कर दिया है। ये दोनों ही पोर्शन हम पिछली कक्षा में यानी 11th में स्टडी कर चुके हैं। तो इस फॉर्मूले के तहत हम ईंधन सेल की जो दक्षता है उसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लासेस में आपने ईंधन सेल को बहुत अच्छे से समझा और उसकी विशेषताएं स्टडी की, उसके कुछ कठिनाइयां थी उसको स्टडी की, और अंत में हमने आपको ईंधन सेल की सैद्धांतिक दक्षता ज्ञात करने का फॉर्मूला भी आपको बता दिया। तो बच्चों, आज के लिए कक्षा में बस इतना ही, और आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहें। यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइबर अवश्य बने और हमारे चैनल और हमारे ज्ञान का लाभ अवश्य उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।